जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप लोग सभी स्वस्थ होंगे। मैं जय आपके मेरे नए यूट्यूब चैनल आर ज्योग्राफी स्टडी में आप सभी का स्वागत करता हूँ। हम पढ़ रहे थे राजस्थान का भूगोल, जिसमें हमने कल हमारा दूसरे चैप्टर मतलब हमारा फोर्थ चैप्टर पढ़ रहे थे, राजस्थान की ऐतिहासिक, भौगोलिक एवं उसकी वर्तमान स्थिति। ठीक है फ्रेंड्स, हमने हमारे कुछ भौगोलिक प्रदेश देखे थे, मतलब कुछ पुराने जो नाम है प्रदेशों को देखे थे, जिसमें हमने हमारे कल 9 प्रदेश हमने पढ़ लिए थे। इसमें पहला था हमारा वागड़ प्रदेश, दूसरा था हमारा बांगड़ प्रदेश। ठीक है फ्रेंड, तीसरा हमारे नंबर पर था थली प्रदेश, चौथे नंबर पे था हमारा तल्लिया फिर पलाया प्रदेश। ठीक है फ्रेंड, मैंने आपको बताया तल्लिया फिर पलाया एक जगह का नाम भी है, मतलब भूमि का जो निम्न भूमि क्षेत्र होते हैं मरुस्थल में बालू के स्तूप, उसको तल्लिया फिर पलाया कहा जाता है तथा इन क्षेत्रों में वर्षा जल बढ़ने के कारण जो ऐसे जलों का निर्माण होता है उसको भी हमारे यहाँ पे पलाया कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद हमने पढ़ा था हमारा मरु प्रदेश, उसके बाद हमने पढ़ा था हमारा छठा मेरू प्रदेश। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद हमने हमारा सातवां पढ़ा था माल प्रदेश, सॉरी सातवां हमने पढ़ा था माल प्रदेश, जिसको मैंने बताया था आपको राजस्थान का हाड़ौती प्रदेश। हमारा जो राजस्थान का हाड़ौती पठार है उसको हमारे यहाँ पर माल प्रदेश कहा जाता है, जिसका निर्माण हमारे बैसाल चट्टानों से है। ठीक है फ्रेंड्स, बैसाल चट्टानें होते हैं जिसमें सिलिका की मात्रा बहुत कम पाई जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद हमने पढ़ा था हमारा आठवां मालव प्रदेश। मालव प्रदेश वह है कि हमारे राजस्थान में मालवा का विस्तार पाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, मालवा पठार का विस्तार हमारे राजस्थान में पाया जाता है, जो कि हमारे प्रतापगढ़ तथा झालावाड़ के मध्य स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद हमने पढ़ा था उपरमाल। उपरमाल होता है कि यह एक पठारी भाग है, उपरमाल का 9वां भाग बता रहा हूँ आपको। उपरमाल प्रदेश कि यह एक पठारी भाग है जिसका विस्तार निर्माण नहीं, जिसका विस्तार बिजोलिया भीलवाड़ा से लेकर भैंसोड़गढ़ चित्तौड़ के मध्य इसका विस्तार पाया जाता है। ठीक है फ्रेंड, तो हमने कल हमारे नौ प्रदेश हमने पढ़ लिए थे, आज हम हमारा 10वां प्रदेश पढ़ेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारा जो 10वां प्रदेश है उससे पहले एक बार मैं आपकी हेडिंग वगैरह डाल देता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, डेट वगैरह हेडिंग वगैरह है वो डाल देता हूँ। तारीख होगी 10/12/2023। ठीक है फ्रेंड्स, और वार है आज रविवार। ठीक है फ्रेंड्स, चैप्टर नाम हम डाल देते हैं, शॉर्ट में डालेंगे, आज शॉर्ट में डालेंगे राजस्थान की ऐतिहासिक, भौगोलिक स्थल व वर्तमान स्थिति। मतलब इंग्लिश में बताऊँ तो आपको मैं बताता हूँ इंग्लिश में, हिस्टोरिकल एंड ज्योग्राफिकल प्लेस एंड प्रेजेंट लोकेशन ऑफ राजस्थान। ठीक है फ्रेंड्स, जो हमारा चौथा चैप्टर है। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें हमने कल हमारे 9 प्रदेश पढ़ लिए थे, आज हम हमारा 10वां प्रदेश पढ़ेंगे। 10वां प्रदेश का नाम है हमारा बोराट। बोराट प्रदेश तथा 11 नंबर पे हमारा भूमठ। आपको दिखने दे रहा होगा कोई स्टूडेंट मार्कर हमारा चल नहीं रहा है, मार्कर खराब हो चुका है। 10वां प्रदेश हमारा बोराट है तथा 11वां प्रदेश हमारा भूमठ है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम देखेंगे इसको मैप पे, देखेंगे मैप पे हमारे किस प्रकार दिखाई देता है। जैसे मान सकते हैं हमारे राजस्थान का मैप हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम हमारा बोराट देख रहे हैं, बोराट। तो पहले हम बोराट की परिभाषा देख रहे थे, परिभाषा की बोराट की परिभाषा क्या है। तो यह एक पठारी बाग है। ठीक है फ्रेंड्स, सबसे पहले बात तो है कि जो हमारा बोराट है एक हमारा पठारी बाग है, जो कि हमारे कुंभलगढ़ हिल्स, जो हमारे राजस्थान जिले में आते हैं, कुंभलगढ़ हिल्स, जैसे आपने पढ़ा होगा कि महाराणा प्रताप जन्म यहीं पे हुआ है कुंभलगढ़ किले में। तो कुंभलगढ़ किला हमारे राजसमंद में स्थित है और इसी पहाड़ी के ऊपर बना हुआ है, तो उसका नाम दे देगा कुंभलगढ़ हिल्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो बोराट यह एक पठारी बाग है जिसका विस्तार कुंभलगढ़ हिल्स राजसमंद से लेकर जो हमारे उदयपुर में पाए जाते हैं गोगुंदा हिल्स। ठीक है फ्रेंड्स, गोगुंदा हिल्स उदयपुर में इसका विस्तार पाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, गोगुंदा हिल्स वही है जब आपने हमारा हल्दी घाटी विद पढ़ा होगा, तो हल्दी घाटी का विद जिन दो पहाड़ियों के बीच में हुआ था वो हमारे गोगुंदा हिल्स थी एक तरफ, तो और दूसरी तरफ जो हमारी हिल्स थी उसको मुझे नाम नहीं पता फ्रेंड्स। यहाँ पर जब हिस्ट्री पढ़ोगे, जब आप हिस्ट्री में मध्यकालीन राजस्थान पढ़ोगे, अब आप उसमें महाराणा प्रताप पढ़ोगे, तो उसमें आप हल्दी घाटी भी पढ़ोगे, जब आपको पता चल जाएगा। ठीक फ्रेंड्स, तो मुझे एक ही घाटी का, एक ही पहाड़ी का नाम पता है, गोविंदा हिल्स। ठीक है फ्रेंड्स,
वैसे गोगुंदा जो है गोगुंदा महाराणा प्रताप ने आपकी अपनी अस्थायी यहाँ पे राजधानी बनाई थी गोगुंदा में। ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड्स। तो घोराट की परिभाषा थी कि यह एक पठारी भाग है जो हमारे कुंभलगढ़ हिल्स राजसमंद से लेकर गोगुंदा हिल्स उदयपुर के मध्य इसका विस्तार पाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये बात हो गई। तो घोराट से पता चल रहा है कि इसका विस्तार हमारे 2 जिलों में है, राजसमंद और उदयपुर। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं कि हमारी जो अरावली पर्वतमाला है, जब आप राजस्थान के भौतिक प्रदेश पढ़ोगे तो हम उसमें आप पढ़ोगे अरावली पर्वतमाला। अरावली पर्वतमाला को विभिन्न भागों में विभाजित किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची जो चोटी जो हमारी जो गुरु शिखर है, जो हमारी सिरोही जिले में पाई जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, सबसे ऊंची चोटी हमारे राजस्थान की अरावली पर्वतमाला की गुरु शिखर चोटी है। तथा सबसे निम्न चोटी हमारे राजस्थान की वो हमारी है मेवाड़ अरावली, मतलब अरावली का पार्ट है मेवाड़ अरावली। मेवाड़ अरावली की सर्वोच्च चोटी है जो है जरगा चोटी। ठीक है फ्रेंड्स, जरगा। ठीक है फ्रेंड्स, जरगा चोटी ये हमारी मेवाड़ अरावली का पार्ट है, मतलब हम कह सकते हैं कि मेवाड़ अरावली की सर्वोच्च चोटी जरगा चोटी है, जिस पर ये जो चोटी है हमारी जरगा चोटी, ये हमारे घोराट के पठार पे बनी हुई है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारा जो घोराट का पठार है, मतलब जैसे मान चलो पठार क्या होता है, जैसे मान के चलते हैं ये हमारा पर्वत के ये प्लेन स्लैब, उसके बाद मतलब पठार ऐसा भाग होता है, मतलब देखने पे ऊंचा उठा होता है जैसे लगता है पहाड़ है, लेकिन जब इसके ऊपर जाते हैं तो ये हमारे बिल्कुल मैदान की तरफ होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम कह सकते हैं कि मैदान और पहाड़ का मिश्रित रूप पठार कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो जो हमारी जो जरगा चोटी है हमारे घोराट के पठार पे बनी हुई है। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे मान चलिए हमारा घोराट का पठार हो गया, इसके ऊपर जो चोटी बनी हुई है मतलब पहाड़ बना हुआ हमारी है वो जरगा चोटी है। ठीक है फ्रेंड्स, मतलब ये हमारी अरावली पर्वतमाला का एक भाग है, मेवाड़ अरावली उसका ही एक पार्ट है। ठीक है फ्रेंड्स, तो घोराट की परिभाषा हो जाएगी कि यह एक पठारी भाग है जिसका विस्तार हमारे कुंभलगढ़ हिल से राजसमंद से लेकर और हमारी जो गोगुंदा हिल्स है उदयपुर में, इसका विस्तार वहाँ तक पाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं हमारी जो भूमट है, भूमट क्या है। भूमट है कि यह एक पठारी और पहाड़ी दोनों का भाग है। ठीक है फ्रेंड्स, भूमट एक ऐसा भाग है जिसमें हमारा पठार भी है तथा इसमें हमारी पहाड़ियाँ भी पाई जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, इसका जो विस्तार है हमारे उदयपुर से लेकर हमारे डूंगरपुर के मध्य इसका विस्तार पाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, इससे साफ पता चलता है कि इस प्रदेश का विस्तार हमारे डूंगरपुर और उदयपुर के मध्य स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, तथा मैंने आपको जब शुरुआत में जब हम वागड़ और बांगड़ प्रदेश पढ़ रहे थे तो वागड़ में आपको मैंने बताया था राजस्थान के दक्षिणी भाग को वागड़ कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, जिसमें अत्यधिक मात्रा में बिजली नदी पाई जाती है, तो बिजली नदी यहाँ भूमट में पाई जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, उनके द्वारा यहाँ पर वागड़ बोली बोली जाती है, वागड़। इसी वागड़ बोली के अनुसार उसका वागड़ प्रदेश नाम पड़ गया था। ठीक है फ्रेंड्स, तो भूमट की परिभाषा हो जाएगी कि यह एक पठारी और भौगोलिक प्रदेश है तथा इसका विस्तार हमारे उदयपुर से लेकर और डूंगरपुर के मध्य इसका विस्तार पाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तथा यहाँ पर बिजली नदी अत्यधिक मात्रा में निवास करती है तथा उनके द्वारा यहाँ पर वागड़ बोली बोली जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारे हो गए घोराट और भूमट। ठीक है फ्रेंड्स, तो 10वां 11वां हमने पढ़ लिया घोराट और भूमट। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम पढ़ेंगे हमारा 12वां, हम हमारा 12वां प्रदेश पढ़ेंगे कि 12वां प्रदेश हमारा क्या है। बारह हमारा मेवाड़, 13वां है हमारा मेवा, ये नाम आपको सेम सेम दिखाई दे रहे होंगे मेवाड़ और मेवाड़। ठीक है फ्रेंड्स, इन दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। ठीक है फ्रेंड, मेवाड़ है हमारे जो राजस्थान में जो दक्षिणी पार्ट है इसमें हमारा मेवाड़ पाया जाता है, और जो हमारा जो मेवाड़ है हमारा राजस्थान के उत्तरी भाग में पाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो कितना अंतर हो गया, जमीन आसमान का अंतर हो गया, एक तरफ तुम्हारा दक्षिण है, एक तरफ हमारा उत्तर है। ठीक है फ्रेंड्स, तो मेवाड़ की परिभाषा देखते हैं। मेवाड़ है जो हमारा राजस्थान चलो ये हमारा राजस्थान हो गया, और ये हमारा जो डूंगरपुर है यहाँ पे, ये हमारा जो बांसवाड़ा है, और ये हमारा अलवर। तो हम पहले मेवाड़ की परिभाषा देख रहे थे। मेवाड़ की परिभाषा क्या है कि डूंगरपुर और बांसवाड़ा के मध्य पहाड़ी क्षेत्र को मेवाड़ कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये तो इसकी परिभाषा हो जाएगी कि डूंगरपुर और बांसवाड़ा के मध्य स्थित पहाड़ी भौगोलिक क्षेत्रों को मेवाड़ कहा जाता है।
डूंगरपुर आपके नाम से पता चला होगा कि डूंगरपुर, तो यहाँ पे अधिक मात्रा में डूंगर पाए जाते हैं। जब मैं एक बार डूंगरपुर विजिट पे गया हुआ था तो मैंने देखा कि मैंने समझा वो कि भाई डूंगरपुर जा रहा हूँ तो डूंगरपुर में डूंगर ज़्यादा होंगे, तो वो मेरे पास सही निकले, डूंगरपुर में डूंगर ज़्यादा है। लेकिन फ्रेंड्स जो डूंगरपुर जो जगह है, ऐसे राजस्थान में ऐसी कोई जगह नहीं होगी जैसे डूंगरपुर की जगह है। हालांकि यहाँ की जो लोगों की भाषा है वो मेरे समझ में नहीं आई थी, जो भाषा क्या थी। लेकिन जब मैंने यहाँ की जब पहाड़ को देखा, डूंगरों को देखा, तो वास्तव में उनको मैं पहाड़ को देखते रह गया। हमारे जो हमें पहाड़ होते हैं अधिकतर कैसे होता है कि उन पे पत्थर दिखाई देते हैं, कहीं पे पेड़ पौधे मतलब अव्यवस्थित रूप से मतलब उग जाते हैं। जैसे मान लो कहीं पे पेड़ उग रहा है, कोई बड़ा पेड़, फिर उसके बाद कोई झाड़ियाँ हैं, फिर छोटी छोटी घास उग रही है। लेकिन जो डूंगरपुर है, लेकिन फ्रेंड्स जो डूंगरपुर है, इसके डूंगरों की वास्तव में एक विशेषता है कि डूंगरपुर के जो भी पहाड़ है बिल्कुल स्लोप में होते हैं, बिल्कुल प्लेन होते हैं। जैसे लगता है जैसे कि मान लो चलो कोई हमारे जो पार्क होते हैं, पार्क में जैसे हमारे दो होते हैं, दो तो दो को जैसे हम मशीन से काट देते हैं, तो इस प्रकार जैसे मान के चलो हमारे जैसे पार्क है, पार्क मान के चलो ये कोई ऊंचा उठा भाग है, ठीक है फ्रेंड्स। जैसे मान के चलो ये हमारा निचला मतलब निचला वाला भाग हो गया, ये हमारा पार्क में कोई ऊंचा उठा भाग है। तो जैसे हम ऊंचे उठा भाग को हम देखते हैं कि बिल्कुल बिल्कुल अच्छा दिखाई देता है, मान के चलते हैं कि वो बिल्कुल प्लेन होता है। तो डूंगरपुर में जितने पहाड़ हैं बिल्कुल सेम फ्रेंड्स वो वैसे ही दिखाई देते हैं कि जैसे मान के चलो ये कोई पार्क है और पार्क में इसमें जो घास होगी जिसको मशीन द्वारा काट दिया गया। तथा इस पहाड़ों की एक विशेषता है, यहाँ पर जो पेड़ पाए जाते हैं तथा यहाँ पर गंगथौर पाया जाता है, गंगथौर जो हालांकि राजस्थान के हर पहाड़ों पे गंगथौर पाया जाता है, लेकिन जो मैंने डूंगरपुर पहाड़ पे देखा वो मैंने राजस्थान के किसी पहाड़ पर नहीं देखा, ठीक है फ्रेंड्स। वैसे डूंगरपुर में अरावली पर्वतमाला का ही भाग है डूंगरपुर। राजस्थान में अरावली पर्वतमाला हमारे यहाँ गुजरात से शुरू होते हैं, दिल्ली तक जाते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। डूंगरपुर में जो पहाड़ है उसके ऊपर जो गंगथौर पाई जाती है, या फिर कोई भी वेजिटेशन देख लो, गंगथौर को छोड़ के कोई भी वनस्पति देख लो डूंगरपुर में, तो ऐसे जैसे मान चलो हम जैसे स्कूल में जब हमारी सुबह प्रार्थना होती है तो हम जैसे एक लाइन में खड़े होते हैं, सीधे एक लाइन में, ठीक है फ्रेंड्स। सावधान विश्राम की स्थिति में एक लाइन में खड़े रहते हैं। यदि हम उसको दाएं से देखें चाहे बाएं से देखो, हमको एक जैसी दिखाई देती है, ठीक है फ्रेंड्स। तो हम देखेंगे डूंगरपुर की जो पहाड़ है, पहाड़ में जो पेड़ है हमारे वो एक ही दिशा में है फ्रेंड्स। सारे जितने पेड़ उग रहे हैं वो एक ही दिशा में उग रहे हैं, लाइन बाई लाइन में। यानी ऐसा नहीं है कि एक पेड़ यहाँ उग रहा है एक पेड़ वहाँ उग रहा है, ऐसा नहीं। डूंगरपुर के सारे पहाड़ों पर सारे पेड़ एक जैसे दिखाई देते हैं, एक शुद्ध में दिखाई देते हैं, ठीक है फ्रेंड। और यहाँ के जो पहाड़ है उन पर हरी घर की मतलब हरी चादर मान के चल के, जैसे मान के चलो कि पहाड़ों पे किसी ने हरी चादर बिछा दी हो, घास पाई जाती है, ठीक है फ्रेंड। मतलब बहुत ही अच्छी जगह डूंगरपुर, आपका भी जाओ तो देख करना, डूंगरपुर के पहाड़ों को बहुत अच्छे दिखाई देते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो मेवल हो गया कि डूंगरपुर और बांसवाड़ा के मध्य पहाड़ी भौगोलिक क्षेत्र को डूंगर मतलब मेवल कहा जाता है, डूंगरपुर नाम हमारा है, मेवल प्रदेश कहा जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद हम देखते हैं मेवात। मेवात क्या है? तो मेवात है कि हमारे जो अलवर है और हमारे जो भरतपुर है, अलवर और भरतपुर में हमारे मेव जाति, एक मेव जाति। आप अलवर के भी जाओ तो आप जैसे अलवर में एक तहसील पड़ती है लक्ष्मणगढ़, लक्ष्मणगढ़ से आगे जाते हैं थोड़ा बड़ौदा मेव आता है एक अलवर से आगे, मतलब अलवर जिले में आता है। लक्ष्मणगढ़ तहसील से आगे जाएंगे तो बड़ौदा मेव आता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो वहाँ पे और भरतपुर में अत्यधिक मेव जाति पाई जाती है। तो इसकी जो परिभाषा हो जाएगी मेवात की, तो ये हो जाएगी कि मेव जाति के भौगोलिक क्षेत्र को या फिर मेव जाति के शासित क्षेत्र को मेवात कहा जाता है। इसका विस्तार हमारे अलवर और भरतपुर में पाया जाता है, लेकिन इसका कुछ मतलब थोड़ा बहुत पार्ट पाया जाता है। इसका अत्यधिक विस्तार मतलब मेवात का अत्यधिक विस्तार मतलब मेव जाति का अत्यधिक विस्तार हमारे जो हमारा हरियाणा है, हरियाणा में इसका अत्यधिक विस्तार पाया जाता है, ठीक है फ्रेंड्स, मेव जाति का। तो अलवर और भरतपुर में तो इसका कुछ पार्ट ही पाया जाता है मेव जाति का, इसलिए हमारे वो मतलब ऐतिहासिक काल में इनको अलवर के पार्ट को, भरतपुर पार्ट को मेवात कहा जाता था। अभी इसको मेवात कहा जाता है कई बार, लेकिन जो हरियाणा में मेव जाति अत्यधिक थी, अत्यधिक विस्तार मेव जाति का था, इसलिए हरियाणा सरकार ने वहाँ पर एक जिला बना दिया अलग से मेवात नाम से, ठीक है फ्रेंड्स। हरियाणा का एक जिला है मेवात, ठीक है फ्रेंड्स। तो मेवात की परिभाषा है कि मेव जाति के भौगोलिक क्षेत्र को मेवात कहा जाता है, जिसका विस्तार हमारे राजस्थान के अलवर और भरतपुर का विस्तार पाया जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो मेवल और मेवात, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये हमारे 13 प्रदेश कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है फ्रेंड्स। ऐतिहासिक बोल दो, भौगोलिक स्तर बोल दो, ठीक है फ्रेंड्स। तो हम देखेंगे हमारा 14 प्रदेश कौन सा है, ठीक है फ्रेंड्स, 14 और 15, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये हो गया हमारा 14वां और ये हमारा हो गया 15वां। 14 पे आ जाता है हमारा शेखावाटी प्रदेश और तोरावाटी। नाम देखने में सेम लग रहे हैं, तोरावाटी शेखावाटी। अब शेखावाटी नाम सुन के आप लोग पता चल गया वो शेखावाटी है तो मैं किस क्षेत्र की बात करूँ।
तो शेखावटी जो प्रदेश मतलब शेखावटी क्षेत्र हम कह सकते हैं कि जो हमारे झुंझुनू सीकर चूरू वाले जो हमारे जो पार्ट है ये हमारे शेखावटी क्षेत्र में आते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो शेखावटी प्रदेश की परिभाषा हो जाएगी कि शेखावत वंशजों के भौगोलिक क्षेत्र को शेखावटी प्रदेश कहा जाता है। शेखावत वंशजों के भौगोलिक क्षेत्र को या फिर शेखावत वंशजों के शासित प्रदेश को शेखावटी प्रदेश कहा जाता है, जिसका विस्तार हमारे चोरू, झुंझुनू, नीम का थाना जो हमारे सीकर से अलग हुआ है, ठीक है फ्रेंड, और सीकर, इन 4 जिलों में इसका विस्तार पाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो शेखावाटी की परिभाषा हो जाएगी कि शेखावत वंशजों के भौगोलिक क्षेत्र को शेखावटी प्रदेश कहा जाता है तथा इनका विस्तार हमारे राजस्थान के सीकर, नीम का थाना, चूरू और झुंझुनू में इसका विस्तार पाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब जो है तोरावाटी, तो तोरावाटी है कि हमारे जो इस मान चलिए हमारा राजस्थान हो गया, राजस्थान मान चलते हैं, ये हमारा चूरू, ये हमारा झुंझुनू, उसके बाद हमारे यहाँ पे आगे सीकर, हमारे झुंझुनू चूरू को हटा देंगे इसमें, क्योंकि तोरावटी प्रदेश में चूरू नहीं आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, वो क्यों नहीं आएगा मैं अभी आपको उसका रीजन बताऊंगा। लेकिन शेखावटी प्रदेश में चूरू आ रहा है, लेकिन तोरावटी प्रदेश में चूरू नहीं आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो शेखावटी प्रदेश में तो हमारे 4 जिले थे, चूरू, झुंझुनू, सीकर और नीमथाना, लेकिन तोरावटी में हमारे 3 जिले आएंगे, सीकर, नीमथाना और झुंझुनू। ठीक है फ्रेंड, चूरू इसमें नहीं आएगा। ठीक है फ्रेंड, वो क्यों नहीं आएगा मैं आपको उसका रीजन बताऊंगा। तो नीम का थाना ये हमारे सीकर, ये हमारे नीम का थाना। ठीक है फ्रेंड्स, तो 3 जिले हो गए। तो हमारे झुंझुनू में हमारे एक रिवर बहती है, कांतली रिवर। ठीक है फ्रेंड्स, उसको हमारे लोकल लैंग्वेज हमारे कांटली कहा जाता है, कांटली। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन उसका जो रियल नाम है वो हमारी कांतली रिवर है, जो हमारे चूरू नहीं पाई थी। जब हमने शुरुआत में जब आपको मैं तीसरा भौतिक प्रदेश पढ़ा रहा, मतलब तीसरा भौतिक प्रदेश नहीं, तीसरा भौगोलिक प्रदेश या फिर तीसरा हम कह सकते हैं तीसरा ऐतिहासिक प्रदेश, उसका नाम था हमारे थल्ली। थल्ली पढ़ाया था मैंने आपको कि बाली और स्तूपों के ऊंचे उठे भागों को थल्ली कहा जाता है। तो ऊंचे उठे भाग मतलब ये हो गया कि जिस क्षेत्र में नदी नहीं है तो उसके ऊंचे उठे भाग को भी मैं थल्ली कह रहा हूँ। तो इसका मतलब आप समझ सकते हो कि बीकानेर और चूरू में मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर कोई नदी नहीं है, तो तरावटी क्षेत्र में आपको मैं बता रहा हूँ कि चूरू को हटा दिया जाएगा। यानी शेखावटी में चूरू है लेकिन तोरावटी में चूरू नहीं आएगा। तोरावटी में हमारे झुंझुनू, नीम का थाना और सीकर, ये तीनों जिले आ रहे हैं। तो मैं आपको बता चुका हूँ कि तोरावटी है, इसका जो निर्माण हुआ किस प्रकार हुआ है कि जो हमारे कांतली रिवर के अपवाह क्षेत्र को या फिर कांतली नदी के अपवाह क्षेत्र को तरावटी प्रदेश कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड, ये तो था कि हमारे शेखावटी वंशजों द्वारा था, और ये हमारे जो कांतली नदी है यहाँ की जो विशेषता है कांतली नदी तोरावटी प्रदेश की, कि कांतली नदी के अपवाह क्षेत्र को तोरावटी प्रदेश कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तोरावटी प्रदेश कहा जाता है। इसका विस्तार हमारे राजस्थान के सीकर, नीम का थाना और झुंझुनू में इसका विस्तार पाया जाता है। चूरू में इसका विस्तार नहीं पाया जाता क्योंकि चूरू में और बीकानेर में कोई नदी नहीं है। ये मैं आपको पहले ही आपको कल वाले क्लास में बता चुका हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तोरावटी प्रदेश कहा जाता है कांतली रिवर के अपवाह क्षेत्र को। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं कि इसमें एक नोट डालेंगे, नोट में डालेंगे कि जो यह जो क्षेत्र है तोरावटी, ये हमारे तंवर वंशज हुए थे, तंवर वंशज जो आज भी है हुए क्या है तंवर। इसकी हम दूसरी परिभाषा लिख सकते हैं कि तंवर वंशजों के भौगोलिक क्षेत्र को भी तोरावटी कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये जो तोरावटी प्रदेश है ये हमारे तंवर वंशजों के लिए प्रसिद्ध प्रदेश है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारे यहाँ पे 15 हमने ऐतिहासिक या फिर भौगोलिक प्रदेश हमने 15 पढ़ लिए। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे कि कल हमने जब परसों क्लास में हमने जब संभाग पढ़े थे, तो ये उसी प्रकार मान चलो कि 4-5 जिलों को एक नाम दे दिया गया। आप तो प्रेजेंट में तो हम उसको संभाग कह रहे हैं, लेकिन पहले के ऐतिहासिक काल में भौगोलिक काल में उसको जैसे कि सीकर, नीम का थाना, चूरू, झुंझुनू, इसको हमने 4 जिलों को एक मान के नाम दे दिया शेखावटी प्रदेश। ठीक है फ्रेंड्स, तो उसी प्रकार मान चलो कि हमने जो संभाग पढ़े थे ये उसी प्रकार का भाग है, लेकिन इसमें और संभाग में इसमें बहुत फर्क पड़ता है। संभाग तो हमारे राजस्थान में प्रेजेंट में मनाए जा रहे हैं, लेकिन ये जो ऐतिहासिक प्रदेश है ये हमारे वंशजों के हिसाब से बनते थे। मतलब जैसे मान चलो शेखावटी राजा हो गए, तो उनका जो मतलब एकाधिक मतलब अधिकार जो क्षेत्र एक अधिकारी क्षेत्र था उसको हमारे शेखावटी प्रदेश कहा गया। जैसे कि हमारे महाराणा प्रताप के समय हमारे चित्तौड़गढ़, राजसमंद, भीलवाड़ा और उदयपुर का जो हमारा जो 4 जिले हैं ये हमारे गुल वंशजों का, मतलब महाराणा प्रताप गुल वंशज थे, तो उनके गुल वंशजों के आधिकारिक
अधिकृत क्षेत्र को मतलब वो कहा जाता है मेवाड़। हम अब आगे में पढ़ेंगे ऐतिहासिक और भौगोलिक स्तर के आगे वाले पार्ट में पढ़ेंगे हम। तो हमने अब हमारे 15 पढ़ लिए थे, अब हम 16 पढ़ेंगे। हमारा मत्स्य 17वां है हमारा मत्स्य संघ। ठीक है फ्रेंड्स, मत्स्य संघ दोनों नाम सेम सेम दिखा दे रहे हैं, लेकिन इसमें बहुत थोड़ा इन दोनों में। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं कि मत्स्य संघ किस प्रकार है। तो एक बार हम ये बनाएंगे, जैसे मान लो ये हमारा हो गया अलवर, ये हमारा भरतपुर हो गया, फिर ये हमारा धौलपुर हो गया, ये हमारा करौली हो गया। ठीक है, हमारे 4 जिले हैं अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर। ठीक है, ABCD। लेकिन सी से करौली नहीं बना, कैसे बनाएगा, लेकिन हम याद करने के लिए हम इसको कर सकते हैं ABCD। ठीक है फ्रेंड्स, ए से हमारा अलवर, बी से हमारा भरतपुर, सी से हमारा करौली और डी से हमारा धौलपुर। सिर्फ याद करने के लिए बता रहा हूँ, मुझे पता है सी से करौली नहीं बनता, के से करौली बनता है। ठीक है फ्रेंड्स, मैं सिर्फ इसको आसान तरीके बता रहा हूँ याद करने का, ABCD। तो मत्स्य संघ किसको कहेंगे? ऐतिहासिक काल में राजस्थान, मतलब ऐतिहासिक काल में अलवर के दक्षिण और पश्चिम, ये वाला जो पार्ट है इसका, ये वाला, ये अलवर है हमारा, ये अलवर, ये बी भरतपुर, ये डी धौलपुर, ये सी करौली और ये हमारा ए अलवर। तो मत्स्य की परिभाषा बता रहा हूँ कि ऐतिहासिक काल में अलवर के दक्षिण पश्चिमी भाग को मत्स्य कहा जाता था। ठीक है फ्रेंड, तो ये वाला जो पार्ट है इसको हमारे यहाँ पे मत्स्य कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड, लेकिन प्रेजेंट में आजकल आप जब अब अलवर कभी जाओ आप, तो वहाँ पे जब अलवर बस में बैठोगे, रोडवेज बस का जो बस स्टैंड है अलवर में, जिसको हम कहते हैं डिपो, तो वहाँ पे जो बसें लगी रहेंगी तो आपने देखा होगा कि रोडवेज बस पे लिखा रहता है, तो अलवर डिपो लिखा रहता है और एक लिखा रहता है बस पे मत्स्य नगर डिपो, मत्स्य नगर। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप कभी जाओ जब गौर करना कि मत्स्य नगर लिखा रहता है बस पे कांच के ऊपर, मतलब जैसे मान लो ये हमारा कांच मान चलो, ये हमारा राइट साइड में लिखा रहता है मत्स्य नगर डिपो। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसी परिभाषा हो जाएगी कि ऐतिहासिक काल में अलवर के दक्षिण और पश्चिमी भाग को मत्स्य कहा जाता था, इसकी राजधानी बेराट, प्रेजेंट में विराटनगर, और पहले बेराट नाम से जाना जाता था उसको, विराटनगर को। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप जब आपने जब हमारे महाजनपद पढ़े होंगे, महाजनपद, उनकी जो एक हमारा महाजनपद है मत्स्य, उसकी राजधानी भी बेराट थी। ठीक है फ्रेंड, विराटनगर। तो वो मैं बता रहा हूँ कि मत्स्य की राजधानी बेराट विराटनगर थी। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसकी परिभाषा हो जाएगी कि ऐतिहासिक काल में अलवर के दक्षिण पश्चिमी भाग को मत्स्य कहा जाता था तथा इसकी राजधानी बेराट विराटनगर थी। वर्तमान में यदि हम इसकी स्थिति देखें वर्तमान में किस प्रकार है, तो वर्तमान में देखते हैं कि जो हमारा जो इसका जो विस्तार है मत्स्य का, इसका विस्तार वर्तमान में, इसका विस्तार हमारे कोटपुतली बेरोड ब्रैकेट में जयपुर तथा अलवर में इसका विस्तार पाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, कोटपुतली बेरोड ये हमारे जयपुर का भाग है, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कोटपुतली बेरोड के बगल में जयपुर ब्रैकेट में, और फिर उसके बाद अलवर। ठीक है फ्रेंड्स, तो मत्स्य का विस्तार हमारे कोटपुतली बेरोड अलवर और कोटपुतली बेरोड के बीच में जयपुर में ब्रैकेट में जयपुर, और उसके बाद में हमारा अलवर। ठीक है फ्रेंड्स, तो मत्स्य की आपको मैंने परिभाषा बता दी। अब उसके बाद हम देखेंगे मत्स्य संघ। मत्स्य संघ क्या है, तो जैसे मान के चलो ये अलवर, ये भरतपुर, ये हमारा करौली, ये हमारा धौलपुर, चारों को एक साथ मिला दिया गया। मतलब जैसे मान के चलो हमारा चूरमा बनाते हैं, चूरमा, तो चूरमा बनाने से पहले प्रक्रिया क्या है कि उसमें हमारे बूरा डलता है, बूरा, हमारे तो भाई बूरा कहते हैं, आपके कुछ और कहते होंगे, आपके यहाँ पे रवा कहते हैं, या फिर आप उसको बारीक चीनी कह सकते हो, हमारे बूरा कहते हैं। हमारे डोसा साइड में मैं वैसे मुर्गा करूँ तो डोसा में हमारे इसको बूरा कहा जाता है, बूरा। हमारे अलवर भरतपुर धौलपुर करौली डोसा में हमारे बूरा कहा जाता है, और जयपुर में हमारे इसको रवा कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अलवर जैसे मान सकते हैं हम चूरमा बनाते हैं, जैसे दिवाली पर हमने चूरमा बनाया, तो उसमें हम जैसे चूरमा बनाने से पहले जो हमारी प्रक्रिया होती है कि हम जैसे गेहूँ का चूरमा बना रहे हैं, तो उसमें हम गेहूँ की रोटी बनाते हैं या फिर गेहूँ की बाटी बनाते हैं। ठीक है फ्रेंड, उसके बाद हम जैसे इसमें घी डालते हैं, फिर हम इसमें डालते हैं क्या नाम है आपके बूरा, उसके बाद हम काजू किशमिश वगैरह डालते हैं। तो इस प्रकार मान के चलो कि मत्स्य संघ क्या है कि अलवर भरतपुर धौलपुर और करौली, इनको चारों को एक जगह इकट्ठा किया तथा उस संघ का जो नाम बनाएगा उसका नाम देगा हमारे मत्स्य संघ। तो इसकी जो परिभाषा होगी वो होगी,
इसको मत्स्य संघ नाम दिया गया है, लेकिन इसको एक और नाम देंगे सूरसेन। तो हम आगे पढ़ेंगे, हम उसको आगे पढ़ेंगे, अभी हम उसको नहीं पढ़ेंगे, अभी हम सिर्फ अब हमारे मत्स्य पे ध्यान देंगे। तो इसकी जो परिभाषा हो जाएगी वो हो जाएगी कि हमारे राजस्थान के एकीकरण के प्रथम चरण को, ठीक है फ्रेंड्स, जब हमारा राजस्थान का एकीकरण हुआ था उसका जो प्रथम चरण था वो यहीं से हुआ था, ठीक है फ्रेंड्स, जो हमारे 18 मार्च 1948 को हुआ था राजस्थान का एकीकरण का प्रथम चरण, ठीक है फ्रेंड्स, याद रखेंगे। राजस्थान के एकीकरण के प्रथम चरण को मत्स्य संघ कहा जाता है, जो हमारा 18 मार्च 1948 में हुआ था, ठीक है फ्रेंड्स। ये तो हमारी होगी मत्स्य संघ की परिभाषा की राजस्थान में एकीकरण के प्रथम चरण को मत्स्य संघ कहा गया था 18 मार्च 1948 में। ये पहला मतलब एकीकरण का प्रथम चरण हुआ था 18 मार्च 1948 को, ठीक है फ्रेंड्स। इसका जो विस्तार पाया जाता है, इसका विस्तार है हमारे अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर, इसमें इसका विस्तार पाया जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। जो कि हमारे जो के.एम. मुंशी थे उनके अनुसार इसका बताया गया था कि मत्स्य संघ में हमारे 4 जिले आते हैं के.एम. मुंशी के अनुसार, अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये हमारा मत्स्य संघ और मत्स्य कंप्लीट हो चुका है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल वाली क्लास में, ठीक है फ्रेंड्स। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, वीडियो को कमेंट करें तथा बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे जो भी नया नोटिफिकेशन हो सबसे पहले आपके पास पहुंचे, ठीक है फ्रेंड्स। तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। लेकिन फ्रेंड्स अभी मुझे क्या, हमारी क्लास चलते काफ़ी दिन हो गए, लेकिन अभी भी मेरे बोलने में थोड़ी हिचकिचाहट हो रही है, लेकिन फ्रेंड्स ठीक है फ्रेंड्स, जो धीरे धीरे जाएगी, ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है सामने आके पढ़ाने में, ठीक है फ्रेंड्स। एक तो हम किताब से पढ़ें, कॉपी में पढ़ें तो हमको जल्दी आ जाता है, तो हम सोचते हैं कि यार मास्टर पढ़ा रहे ये तो हम भी जाकर पढ़ा सकते हैं, लेकिन जब फ्रेंड हम जब सामने आते हैं तो हमको पता चलता है कि कैसे बोला जाता है, किस प्रकार हमको याद रह जाता है, किस प्रकार हम आपको पढ़ाते हैं, हमको किस प्रकार हमसे हमारा बोला जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। इसलिए बहुत हिचकिचाहट होती है, ठीक है फ्रेंड्स। तो अभी थोड़ा दिक्कत हो रही है, लेकिन धीरे धीरे मेरी थोड़ी दिक्कत है जो थोड़ी दिनों में छूट जाएगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो मिलते हैं कल वाली वीडियो में, ठीक है फ्रेंड्स। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।